आज का जो क्राइम केस है उसे जिसने भी देखा, जिसने भी सुना, वह हैरान रह गया कि क्या कोई कैसे इतना भी विभत्स क्राइम कर सकता है। तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस क्राइम केस में। 20 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन बेंगलुरु के व्याली कबल में बसप्पा गार्डन के पास 3 मंजिला बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का तेज बदबू से जीना मुश्किल था। यह बदबू कई दिनों से आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही यह बदबू भी अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। जब लोगों ने इस सोर्स को खोजना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह तो इसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से आ रही है। जब लोग वहां पर इकट्ठे हुए तो देखते हैं कि उस घर के मेन डोर पर ताला लगा हुआ है। इसीलिए जो पड़ोसी लोग थे वो इस बिल्डिंग के मकान मालिक जीवन राम को कॉल करके बदबू आने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। इस 1 BHK फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पर रहा करती थी। जब पड़ोसियों के कहने पर मकान मालिक ने महालक्ष्मी को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन जो महालक्ष्मी के फ्लैट के अंदर से बदबू आ रही थी वह लोगों के बर्दाश्त करने के लिमिट से बाहर थी। इसीलिए फ्लैट का खुलना बेहद जरूरी हो गया था। लेकिन मकान मालिक के पास समस्या यह थी कि ऐसे ही किसी के ताले को नहीं तोड़ा जा सकता। तभी मकान मालिक के मन में ख्याल आता है कि महालक्ष्मी का जो रूम एग्रीमेंट पेपर है उसमें जरूर किसी न किसी के सेकेंडरी नंबर मिल जाएंगे। इस केस पर आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप चैनल को भले सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को एक लाइक करके सच का साथ जरूर दीजिए। तो बढ़ते हैं पुनः क्राइम केस की ओर। जब मकान मालिक एग्रीमेंट पेपर को देखता है तो उसमें इमरजेंसी कांटेक्ट में उसकी माँ और बड़ी बहन लक्ष्मी का नंबर दिया हुआ था। इन दोनों के नाम में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये दोनों ट्विंस बहनें थीं, एक का नाम था लक्ष्मी और एक का नाम था महालक्ष्मी। महालक्ष्मी छोटी बहन थी, लक्ष्मी थोड़ी सी उससे बड़ी बहन थी। तो महालक्ष्मी का मकान मालिक लक्ष्मी को कॉल करके बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी के घर में बहुत तेज बदबू आ रही है, और न सिर्फ उसके घर पर ताला लगा हुआ है बल्कि उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने यह बात अपने माँ और भाई हुकुम सिंह को बताई। जब मकान मालिक लक्ष्मी को फोन किया था तब तकरीबन शाम के 7 बज रहे थे। इसीलिए महालक्ष्मी की फैमिली ने यह डिसाइड किया कि महालक्ष्मी के घर अगले सुबह जाएंगे। उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मकान मालिक के बात को नॉर्मली उन्होंने लिया। जैसे तैसे सुबह होता है, तब महालक्ष्मी की माँ मीना राणा, बड़ी बहन लक्ष्मी, उसका पति इमरान उस महालक्ष्मी के बसप्पा गार्डन वाले बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। बदबू इतना ज़्यादा थी कि उस बिल्डिंग के बाहर तक दूर दूर तक जा रही थी। फ्लैट बाहर से लॉक्ड, फोन स्विच ऑफ, ऊपर से ऐसी बदबू, ये तीनों फैक्टर्स किसी भी शख्स के दिल में एक अनहोनी का डर बिठा जाए। और महालक्ष्मी के फैमिली के मन में भी यही वर्तमान में स्थिति देखने को मिल रही थी। और जिस अनहोनी का उन्हें डर था, असलियत तो उससे भी कहीं ज़्यादा विभत्स और खौफनाक थी। एफएसएल की टीम ने इस विभत्स दृश्य को देखने के बाद रिवील किया कि बॉडी पार्ट्स एडवांस स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से उसमें कीड़े मकोड़े यानी मैगर्स लग गए हैं। इस बात से साफ था कि कत्ल हुए काफ़ी दिन बीत गए हैं। चूंकि बॉडी फ्रिज के अंदर थी, इसीलिए स्मेल बहुत दिनों तक घर के बाहर नहीं जा पाई, और जब गई तो पूरे मोहल्ले ने उसे महसूस किया। पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले महालक्ष्मी के बैकग्राउंड के बारे में खंगालना शुरू किया, जिससे इस केस की कड़ियाँ खुलना शुरू हो गईं। महालक्ष्मी की माँ मीना राणा और पिता चरण सिंह ओरिजिनली नेपाल के टीकापट्टी के निवासी थे। 35 साल पहले बेरोजगारी के कारण काम की तलाश में वे इंडिया के बेंगलोर में आकर बस गए थे। उनके 4 बच्चे थे, महालक्ष्मी और लक्ष्मी, 2 जुड़वा बेटियां और बेटा हुकुम सिंह और नरेश। लक्ष्मी की शादी इमरान से हुई थी और शादी के बाद लक्ष्मी ने अपना नाम बदलकर शाहिदा कर लिया था। वहीं महालक्ष्मी की शादी हेमंता दास से हुई थी और उन दोनों को एक बेटी भी थी। लेकिन पिछले साल सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। अब जो महालक्ष्मी के साथ हुआ था, ऐसे केस में पहला शक पति पर ही जा रहा था, इसीलिए पुलिस की लिस्ट में हेमंता दास सस्पेक्ट नंबर 1 था। हेमंता की खुद की मोबाइल एसेसरीज की शॉप थी,
वहीं महालक्ष्मी मलेश्वरम में फैशन फैक्ट्री नामक क्लॉथिंग आउटलेट में जॉब करती थी। पुलिस स्टेटमेंट में हेमंता ने बताया कि महालक्ष्मी का बाहर किसी से अफेयर था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच आपसी लड़ाई होती थी, लेकिन दोनों के बीच डिवोर्स नहीं हुआ था। लेकिन वह हेमंता को छोड़कर चली गई थी। पहले तो महालक्ष्मी ने 4 महीने अपने बेटी को साथ रखा, लेकिन बाद में उसने उसे हेमंता के पास भेज दिया और अब हेमंता ही अपने बेटी को पाल रहा था। महालक्ष्मी बस 10-15 दिनों में अपने बेटी से मिलने आ जाया करती थी और अभी महालक्ष्मी 25 से 30 दिन पहले ही अपने बेटी से मिलने हेमंता के शॉप पर आई थी। हेमंता से अलग होने के बाद महालक्ष्मी कुछ दिनों तक तो अपनी मां के साथ रही थी। उसके बाद इसी ब्याली कबल के बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई थी। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि महालक्ष्मी तकरीबन 5-6 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो जॉब के लिए सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी और देर रात 10:30 बजे तक यहाँ आती थी। इसीलिए उसका मोहल्ले में किसी से कोई खास इंटरेक्शन नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने अक्सर उसे एक लड़के के साथ आते जाते देखा था और वह लड़का कुछ दिनों के लिए उसके साथ घर पर भी रुका हुआ था। पुलिस के लिए यह पॉइंट बहुत ही अहम था। इसीलिए महालक्ष्मी के बैकग्राउंड की गहराइयों से राज निकालने के लिए पुलिस की कई टीमें जांच पर लग गईं, जहां पर एक टीम कॉल डिटेल चेक करने में, एक टीम आसपास के एरिया में लगे सभी सीसीटीवी खंगालने में और एक टीम हेमंता को दोबारा पूछताछ के लिए भी बुलाया। हेमंता और महालक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में खटास तब आना शुरू हुआ जब हेमंता को महालक्ष्मी के कैरेक्टर पर शक हुआ। हेमंता अपने स्टेटमेंट पर पुलिस को 3 नाम बताए। उस स्टोर के मैनेजर का जहां पर काम करती थी, एक कॉमन फ्रेंड और तीसरा नाम जिस पर हेमंता को महालक्ष्मी के कातिल होने का पूरा शक था, क्योंकि एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक करने पर हेमंता ने उन दोनों की चैट पकड़ ली थी और वही शख्स उनके रिश्ते टूटने का वजह भी बना था। वह शख्स का नाम था अशरफ, जो बाय प्रोफेशन बेंगलुरु में एक बार्बर था, यानी कि नाई था और वह उत्तराखंड से बिलोंग करता था। अफेयर के चलते हेमंता ने अशरफ के खिलाफ नीला मंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी फाइल कर दी थी, जिसके जवाब में महालक्ष्मी ने उल्टा अपने हस्बैंड हेमंता पर ही फिजिकली असॉल्ट करने का शिकायत दर्ज करा दिया था। एक लड़की का पति के बावजूद दूसरे लड़के के साथ अफेयर होना और फिर उसकी लाश टुकड़ों में फ्रिज के अंदर मिलना, यह सवाल हर जगह मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक फैल गया और लोग 2022 में हुए श्रद्धा अफ्ताब मर्डर केस की चर्चा करने लगे, क्योंकि उसमें भी श्रद्धा वाकर के 35 टुकड़े करके फ्रिज में भर दिए गए थे। हेमंता की कई सारी बातें पुलिस को वेरीफाई करने पर सच मिली, जिस वजह से अब वह सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर था। पर पुलिस के लिए अशरफ अब प्राइम सस्पेक्ट था। कुछ साबित होने से पहले ही अशरफ का मीडिया ट्रायल होना शुरू हो गया था। इसीलिए पुलिस मीडिया से बचते हुए अशरफ को पुलिस स्टेशन लाकर इंट्रोगेट करती है। अशरफ ने एक्सेप्ट किया कि उसका महालक्ष्मी के साथ अफेयर था, लेकिन हेमंता से झगड़े और पुलिस केस के बाद उसने महीनों पहले ही महालक्ष्मी से दूरी बना ली थी। अशरफ के बयान से सच्चाई पुलिस को लोकेशन ट्रैकिंग और कॉल रिकॉर्डिंग से वेरीफाई भी हो गई, जिसके बाद एक खबर सामने आई कि अशरफ को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है और उसका इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अब पुलिस के सामने 2 सस्पेक्ट थे, जिनसे पूछताछ के लिए एक टीम मल्लेश्वरम और दूसरी उसी क्लॉथिंग स्टोर में पहुंची जहां पर महालक्ष्मी जॉब करती थी। लेकिन कॉल डिटेल और इन्वेस्टिगेशन में मिली नई लीड से इन दोनों को भी सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब पुलिस के सामने एक नया नाम आया, जिस पर पुलिस को तब से शक हुआ जब पता चला कि महालक्ष्मी 1 सितंबर को स्टोर पर आई थी, लेकिन नेक्स्ट डे वह लीव पर थी और उसी दिन से स्टोर पर काम करने वाला वह शख्स भी गायब था। जब महालक्ष्मी और उस शख्स की CDR निकलवाई गई तो पुलिस ने पाया कि दोनों काफी वक्त से एक दूसरे से कनेक्टेड थे और दोनों के बीच काफी कॉल एंड मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे। जब उस शख्स को पुलिस के द्वारा कॉल किया गया तो उस शख्स का फोन स्विच ऑफ आ रहा था।
इसीलिए पुलिस ने उस आदमी के कॉल रिकॉर्ड्स में लास्ट नंबर से कनेक्ट किया जो बेंगलुरु में रहने वाले स्मृति रंजन को लगा। पुलिस ने जब स्मृति रंजन से पूछताछ की तो पता चला कि स्टोर में काम करने वाला वह शख्स जिसका नाम था मुक्ति रंजन रॉय और वह शख्स उसका भाई है। पुलिस के हाथ धीरे धीरे गुनाहगार की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनको डर था अगर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी कोई भी खबर बाहर आती है तो उनकी जांच इफेक्टेड हो सकती है। इसीलिए पुलिस ने मीडिया से इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड डिटेल्स हिडन रखी। इस केस में कुछ क्राइम रिपोर्टरों ने भी अहम भूमिका निभाई, जैसे कि क्राइम की दुनिया में जाने माने पत्रकार शम्स ताहिर खान। शम्स को पता था कि कातिल कौन है, लेकिन पुलिस का साथ देते हुए एक रिपोर्टर होने के साथ साथ एक सच्चे देश का नागरिक होने का परिचय दिया। एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर जो आपकी जिम्मेदारी है उसको ढंग से निभाएं। और आज जो कहानी है जब आपको सुनाऊंगा तो अब भी मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बेंगलुरु पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन जिससे इस पर असर पड़ सकता है। तो बढ़ते हैं क्राइम केस की ओर। मुक्ति रंजन के 2 भाइयों और उसकी मां के दिए बयान से पुलिस के सामने केस की तस्वीर साफ हो गई। क्या है पूरा केस, यह समझने के लिए चलते हैं आज से लगभग 6 महीने पहले, जब मुक्ति रंजन उसी क्लॉथिंग स्टोर में काम करने आया था जहां उसकी मुलाकात महालक्ष्मी से हुई थी। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों साथ में न सिर्फ काम कर रहे थे बल्कि छुट्टियों में साथ वक्त बिताते थे। मुक्ति उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लाता था। मुक्ति को महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में लगभग सब कुछ पता था और उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुक्ति को महालक्ष्मी का बदला हुआ रवैया नागवार गुजरने लगा। उसने नोटिस किया कि ना जाने क्यों परंतु महालक्ष्मी उससे दूरी बना रही है। मिलना जुलना तो कम कर ही दिया है, साथ ही वर्क आवर में किसी से घंटों घंटों फोन पर बातें भी करती रहती है। महालक्ष्मी के इस बदले बिहेवियर को देखते हुए मुक्ति को अफेयर का शक हुआ। जिस जगह पर कुछ वक्त पहले महालक्ष्मी का पति हेमंता दास खड़ा था, आज वहां पर मुक्ति खड़ा हुआ था। महालक्ष्मी थोड़ी गुस्सैल किस्म की थी और ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पर भड़क जाती थी। इसी वजह से उसके और मुक्ति के बीच अब झगड़े होने शुरू हो गए थे। महालक्ष्मी अग्रेशन में हाथ भी उठाने से पीछे नहीं रहती थी, ना ही वक्त का लिहाज करती थी, ना ही जगह का। वह झगड़े में मुक्ति पर हाथ उठा देती थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में सुलह भी हो जाती थी। मुक्ति इमोशनली गहराइयों से महालक्ष्मी से जुड़ा हुआ था। अब ऐसे सिनेरियो में अक्सर यह होता है कि भले ही रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाए, लेकिन हाल ऐसा हो जाता है ना तो साथ रहा जाता ना ही छोड़ा जाता है। 1 सितंबर को वह आखिरी दिन था जब दोनों जॉब पर गए थे। उसके अगले दिन यानी 2 सितंबर को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल करके कहा कि वह उससे मिलने आ रहा है, जिस पर महालक्ष्मी ने मिलने से साफ मना कर दिया। जब मुक्ति ने जबरदस्ती आने की बात कही तो महालक्ष्मी ने उसकी कंप्लेन पुलिस से कर दी। अशोकनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने मुक्ति को पकड़कर न सिर्फ पीटा बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी जेब पर पूरे पड़े 1850 रुपए ले लिए। पीटी और पैसा लूट जाने का गुस्सा मुक्ति के अंदर था, लेकिन फिर भी वह महालक्ष्मी से बात कर मामला सुलझाना चाहता था। इसीलिए उसने दोबारा महालक्ष्मी को कॉल कर मिलने की रिक्वेस्ट की और इस बार महालक्ष्मी घर आने की इजाज़त दे देती है। 2 सितंबर की रात मुक्ति महालक्ष्मी के उसी वैली कबल अपार्टमेंट में मिलने जाता है, जहां पर फिर से दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि महालक्ष्मी मुक्ति पर लगातार शादी का प्रेशर डाल रही थी, क्योंकि उससे महालक्ष्मी को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसे यह पसंद नहीं था कि मुक्ति उसे किसी बात पर कमी निकाले या कि सवाल उठाए। लेकिन मुक्ति अब इस रास्ते से तंग आ चुका था। वो समझ गया था कि जिस लड़की को सिर्फ पैसों का लालच हो और जिसके कैरेक्टर पर सवाल हो तो ऐसे शख्स को जीवन साथी बनाना नामुमकिन है। इसी बात को लेकर शुरू हुई लड़ाई एक भयानक मोड़ पर आ गई। हमेशा की तरह महालक्ष्मी ने फिर से मुक्ति पर हाथ उठा दिया, पर इस बार मुक्ति का क्रोध काबू से बाहर हो गया और गुस्से में उसने किसी भारी सामान से महालक्ष्मी के सर पर वार कर दिया। खून से लथपथ महालक्ष्मी को देख उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नफरत की आग में मुक्ति ने
उसका गला दबाकर उसको मार डाला। रात का वक्त था और कैलेंडर पर 3 तारीख चढ़ चुकी थी। मुक्ति महालक्ष्मी की बॉडी के साथ उसी कमरे में देर रात तक बैठा रहा। अपराध तो हो चुका था, लेकिन अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए। मुक्ति ने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए YouTube पर वीडियो सर्च करने शुरू कर दिए, लेकिन YouTube पर उसे संतोषजनक रास्ता नहीं मिला। अंततः उसने यह आइडिया भी ड्रॉ कर दिया। पूरी रात बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता रहा, जिसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया। वह उस फ्लैट से सुबह 11 बजे निकलकर पास की एक शॉप पर धारदार चाकू खरीदने गया। पुलिस जब अपराधी को खोज रही थी तो उन्हें महालक्ष्मी के घर के पास एक बर्तन की दुकान में लगे CCTV में मुक्ति रंजन चाकू खरीदते नजर आया था, लेकिन क्राइम सीन काफ़ी घुमावदार था, इसीलिए उस समय पर यह ज़्यादा नोटिस नहीं हो पाया। उसी चाकू से मुक्ति ने बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। पहले उसका प्लान इन टुकड़ों को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने का था। यह सूटकेस आपको इस क्लिप में नजर भी आया होगा, लेकिन जिस जगह पर यह अपार्टमेंट था वो एक भीड़ भाड़ वाला इलाका था, जहां देर रात तक भी लोग अपने घरों से बाहर रहते थे। इसीलिए ऐसे में उसको अपने पकड़े जाने का डर था। तभी मुक्ति की नज़र घर पर रखे 165 लीटर फ्रिज पर गई। उसने बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इस फ्रिज में यह सोचकर भर दिया कि कई हफ्तों तक इसमें से बदबू नहीं आएगी और वह कुछ दिनों में धीरे धीरे करके सब कुछ ठिकाने लगा देगा। यही सोचकर उसने सारे टुकड़े फ्रिज में भर दिए और पूरे घर को अच्छे से साफ किया ताकि कोई निशान ना रह जाए। और फिर देर रात बाहर से ताला लगाकर वह निकल गया। मुक्ति कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, ऐसे में उसे महालक्ष्मी के मर्डर करने की गिल्ट दिमाग में खाने लगी। वह समझ गया था कि गुस्से में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। साथ ही उसे अपने परिवार का भी फिक्र था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फैमिली पर कोई बात आए। लेकिन जिस दलदल में फंस गया था उसमें उसके दिल दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। 2 दिन इधर उधर भटकने के बाद बेंगलुरु में रह रहे अपने भाई स्मृति रंजन को कॉल करता है और उसे घर खाली कर शहर छोड़ने को कहता है। जब स्मृति उससे इसके पीछे की वजह पूछता है तो मुक्ति उसे मिलकर वजह बताने की बात कहता है और वह स्मृति से मिलता है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और उसके पीछे का कारण बताता है कि कैसे महालक्ष्मी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। उसने महालक्ष्मी पर लाखों खर्चे थे, सोने की चैन भी दिलाई थी। पैसे लुटाने के बाद भी उसका औरों से अफेयर था और रोकने पर उसे ही कई बार जान से मारने की धमकी दिलवाई गई थी। सारी बातें बताकर मुक्ति ने स्मृति को शहर छोड़ देने को कहा और फिर खुद बेंगलुरु से उड़ीसा के बहरामपुर को निकल गया, जहां उसका भाई सत्या रंजन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मुक्ति कुछ दिन उसके हॉस्टल में रुकता है और फिर वहां से निकलकर कहीं चला जाता है। मुक्ति कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कसमकस से जूझ रहा था, इसीलिए वो वापस फिर से अपने भाई सत्या के हॉस्टल में आ जाता है। सत्या को कुछ एहसास होता है कि उसका बड़ा भाई किसी परेशानी में है, इसीलिए जब वह पूछता है तो मुक्ति खुद को रोक नहीं पाता और सत्या को सारी सच्चाई बता देता है। इसके बाद 21 सितंबर का वह समय था जब यह केस लोगों के नज़र में आ गया था। अक्सर अपराधी क्राइम करने के बाद उस जगह का अपडेट भी किसी न किसी तरह से लेते रहते हैं, इसीलिए मुक्ति को खबर लग गई कि मामला अब खुल गया है और एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। इसीलिए वह बहरामपुर से निकलकर 24 सितंबर के रात 10 बजे भद्रक में अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है। रात का खाना खाने के बाद मां को एहसास हुआ कि मुक्ति किसी बात से बेहद परेशान है। जब उन्होंने उससे बात की तो मुक्ति ने मां को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने अपने मां से कत्ल करने का तरीका छुपाया था। 25 सितंबर सुबह के 4 बजे मुक्ति अपने फादर की स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है। मुक्ति के घर से कुछ दूर वहां से गुजर रहे लोगों को कब्रिस्तान में पेड़ से लटकी एक बॉडी दिखती है। उसके बाद लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस की कार्रवाई जब होती है तो मौके पर पुलिस वहां पहुंचती है
और उस बॉडी के पास खड़ी स्कूटी और जमीन पर एक बैग मिलता है जिसमें लैपटॉप, कुछ कपड़े और मोबाइल फ़ोन और एक डायरी भी थी। पहचान करने पर यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुक्ति रंजन था, जिसने मौत को गले लगा लिया था। उड़ीसा पुलिस के जरिए मुक्ति के घर वालों और घर वालों से बेंगलुरु पुलिस को इसकी सूचना मिली। कुछ दिनों से उसी की तलाश पुलिस कर रही थी। बेंगलुरु पुलिस को उसकी डायरी के 2 पन्नों में लिखा एक नोट मिलता है जिसमें मुक्ति ने टूटी फूटी इंग्लिश में अपना जुर्म कबूला था और साथ ही महालक्ष्मी की बदसलूकी और पुलिस की रिश्वतखोरी का भी जिक्र किया था। इस नोट के अंत में 13 सितंबर 2024 की तारीख लिखी थी, जिससे यह साफ था कि मुक्ति ने यह नोट 13 तारीख या उससे पहले लिखा था। यानी कहीं ना कहीं उसे एहसास था कि एक ना एक दिन पुलिस वालों की गिरफ्त में वह आ जाएगा, और ऐसा वह बिल्कुल नहीं चाहता था। और इधर बेंगलुरु पुलिस हर तरह से मुक्ति तक पहुंचने की प्रयास कर रही थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही मुक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। अगर स्मृति रंजन ने पहले ही पुलिस को इसके बारे में बता दिया होता तो शायद मुक्ति आज जिंदा होता, लेकिन पूरा दोष स्मृति का भी नहीं है, क्योंकि कोई शख्स ऐसे सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होता और ऐसे धर्म संकट में अक्सर लोग अपनों का ही साथ देते हैं। यह क्राइम केस दिखाता है कि महालक्ष्मी के लालच और धोखे की फितरत न सिर्फ उसकी जान ले ली बल्कि कई परिवार बर्बाद हो गए। इसमें आप सभी का क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। तो जल्द मिलते हैं ऐसे किसी नए केस के साथ। तो इजाज़त दीजिए अपने बड़े भाई को। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।